आजाद भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे ताकतवर और रुतबे वाला होता है। पिछले 77 सालों में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सपना बहुतों ने देखा, लेकिन इस पर बैठने का मौका अब तक सिर्फ 14 शख्सियतों को ही मिला है। किसी को जनता का अपार समर्थन मिला तो किसी को इसके लिए तिकड़म करनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज प्रधानमंत्री में, जिसमें हम जानेंगे इन्हीं प्रधानमंत्रियों के जीवन के रोचक किस्से। आज पहले एपिसोड में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी की कहानी के बारे में हम बात करेंगे। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही ये बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत की आजादी अब ज्यादा दिन दूर नहीं। ये भी तय था यहां पर कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 सालों से मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी जी नेहरू जी के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का बिल्कुल मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक स्टेटमेंट को जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी जी ने यहां पर बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा, और इसके कई कारण हैं और उनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता। उस वक्त कांग्रेस के महासचिव रहे आचार्य जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1945 को थी, जिसे आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल 1946 किया गया था। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था और पटेल जी के साथ में 80% कांग्रेस कमेटियां थीं। किसी ने भी पंडित नेहरू जी का नाम तक नहीं लिया था। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थी। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया था। कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया था। गांधी जी ने इसे देखा तो उसमें नेहरू जी का नाम तो नहीं था। इसके बाद में उन्होंने बिना कुछ कहे ही पर्चा मुझे वापस दे दिया, क्योंकि कृपलानी जी जो है वो गांधी जी के साथ में लंबे समय से काम कर चुके थे, तो वे गांधी की आंखों से समझ जाते थे कि वे क्या चाहते हैं। तो तुरंत ही फिर कृपलानी जी ने एक नया प्रस्ताव को तैयार करवाया था। इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सबने दस्तखत भी कर दिए थे और सब जानते थे कि मन से गांधी जी नेहरू को ही अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। पर अब भी मैदान में सरदार पटेल थे, उनके सामने नेहरू जी का जीतना तो बेहद मुश्किल था। गांधी जी की जिद पर पटेल जी ने नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस महासचिव कृपलानी जी ने गांधी जी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल की नाम वापसी का एक लेटर बनाया, पर पटेल जी ने इसके ऊपर दस्तखत करने से साफ मना कर दिया था। एक तरीके से पटेल जी ने नेहरू का विरोध किया था यहां पर, और वो पत्र जब गांधी जी के पास में पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास में वो पत्र वापस पहुंचाया, और इस बार पटेल जी समझ गए कि भैया गांधी जी अगर अड़ गए हैं तो उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। नेहरू जी को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया और इसी तरह आजाद भारत को मिला अपना पहला अंतरिम प्रधानमंत्री। गांधी जी ने कहा कि नेहरू विदेश में पढ़ा है, से अच्छी समझ है। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि मैंने गांधी जी से अंतरिम सरकार के नए प्राइम मिनिस्टर को लेकर सरदार के बारे में बात की थी। तब गांधी ने कहा था कि नेहरू कभी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा, अकेला नेहरू जी ही मेरे कैंप के अंदर अंग्रेज है, वह अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा हुआ है, तो विदेश मामलों की अच्छी समझ है। नेहरू
अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट लेगा और पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के दो बैल होंगे। दुर्गादास जी साथ में यहां पर लिखते हैं कि मैंने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा था गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमरस के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई कहते हैं कि नेहरू जी एक विजनरी नेता थे। जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया नया था। उन्होंने ही परिस्थितियों और लोगों के साथ में मिलकर देश को गढ़ना था। और गांधी जी जानते थे कि वल्लभ भाई पटेल अब बूढ़े हो चुके और देश को नई उम्र का नेता जो है वो चाहिए। नेहरू जी नई उम्र के होने के साथ साथ में पढ़े लिखे भी थे और आज़ादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक जाचम पर बैठकर अपने तौर तरीके से आगे बढ़ना था। कुछ साल बाद ही पटेल जी का निधन भी हो गया। इससे ये सिद्ध होता है गांधी जी का फैसला जो था वो यहां पर सही था। के बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को अपना फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने वो तो मतलब सुना ही होगा या कहीं ना कहीं पर देखा ही होगा। 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे नेहरू जी और पद पर रहते हुए ही इनका निधन हुआ था। तो चलो आज आपको मैं उनके कार्यकाल और जिंदगी के कुछ सुने अनसुने किस्से भी बताता चलता हूं। जब गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा था कि कुछ पैसों का बंदोबस्त करूं क्या, जी हां, कुछ ऐसा भी वाकया हुआ था। क्या हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी कैम्ब्रिज से वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे। कुछ दिनों तक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने वकालत भी की, लेकिन फिर ये पैसा छोड़कर गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। इनके पास में कोई इनकम नहीं थी। पिता मोतीलाल नेहरू जी इन्हें हर महीने उन्हें पैसे दिया करते थे। इसी दौरान दोनों में पिता पुत्र में किसी मुद्दे पर मनमुटाव हो गया था और नेहरू जी के सामने जेब खर्च का संकट हो गया था। उर्दू के मशहूर शायक फिराक गोरखपुरी उन दिनों कांग्रेस ऑफिस आनंद भवन में जवाहरलाल जी के साथ में काम करते थे। फिराक गोरखपुरी ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि एक बार गांधी जी ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा था। इसे मैंने चोरी से पढ़ लिया था। फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं ये 15 सितंबर 1924 का ये लेटर जवाहरलाल नेहरू जी की किताब कुछ पुरानी चिट्ठियां में प्रकाशित भी हुआ था। इसमें गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा है, मैं जानता हूं तुम इन चीजों का बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो पिताजी मोतीलाल जी आपसे चिढ़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने का जरा भी मौका दे। तो अगर संभव हो उनसे बात कर लूं। क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपयों का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में क्यों नहीं ले लेते? कुछ समाचार पत्रों के संवाददाता बन जाओ या फिर टीचर ही बन जाओ। तो ऐसा कुछ किस्सा था। एक और किस्सा बताता हूं आपको। जब नेहरू जी ने चर्चिल से कहा था कि आपको पता है ना हम आपसे डरते वरते नहीं हैं। सुभाष कश्यप जी ने अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू हिज लाइफ वर्क एंड लीगेसी में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल और नेहरू की मुलाकात के बारे में लिखा है। ये वो दौर था जब देश आजाद हो चुका था, जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और विंस्टन चर्चिल नेहरू के आलोचक थे। आलोचक क्या, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दुश्मन जैसे ही थे। 1950 में दोनों पहली बार मिले थे और दिल खोलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। चर्चिल ने यहां पर गुलामी की याद करवाते हुए नेहरू जी से पूछा, तुम कितने दिन तक ब्रिटिश जेल में सड़ते रहे? नेहरू जी ने कहा कि 10 साल तक। तो चर्चिल ने कहा, तब तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए खूब कड़वाहट होनी चाहिए। तुम्हें तो दिल से हमें से नफरत करनी चाहिए। अब क्या आपको पता है नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने यहां पर कहा कि कोई बात नहीं, हमें हमारे लीडर महात्मा गांधी ने 2 चीजें सिखाई हैं। कभी भी किसी से नफरत मत करो और दूसरी कभी किसी से डरो मत। तो हमें भी कभी भी डरना नहीं है। आपको भी पता है ना हम ना आपसे डरते हैं और हाँ नफरत तो आपसे कतई नहीं करते हैं। एक और किस्सा बताता हूं इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जब नेहरू जी ने ना प्राइम मिनिस्टर पद से एक बार इस्तीफा दे दिया था, क्या हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की बायोग्राफी लिखने वाले सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं
नेहरू जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो वो अपने काम से बहुत बोर हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए और 29 अप्रैल 1958 को यहां पर कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक थी। में नेहरू जी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के भी 40 साल बेमिसाल रहे हैं, पर मैं अब इस बोझ को नहीं उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले और मैं अब हिमालय जाना चाहता हूं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए टिकट्स भी बुक करा ली थी। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने हिमालय जाने के लिए अपनी टिकट्स भी बुक करवा ली थी और इस्तीफा दे रहे थे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बताने से पहले अपना इस्तीफा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को भी भेज दिया था और राष्ट्रपति जी को नेहरू पहले ही इस्तीफे वाली बात भी बता चुके थे। कांग्रेस सांसद और लेखक हैं श्री शशि थरूर। आई नो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। इन्होंने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि नेहरू 6 महीने के लिए अपनी प्रिय जगह हिमालय जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भैया आपको ही देश चलाना पड़ेगा, आपके जैसा और कोई नहीं है यहां पर। इसके बाद में नेहरू जी ने इस्तीफा वापस ले लिया। तब तक इस्तीफे की खबर जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो आज का दौर नहीं था। नेहरू का इस्तीफा वापस लेने की खबर 2-3 दिन बाद दूसरे देशों में गई तो उस समय हजारों टेलीग्राम आए थे जिनमें नेहरू जी को इस्तीफा वापस लेने के लिए बधाई दी गई थी। एक और किस्सा सुनाता हूं आपको। चीन से जब भारत 1962 के युद्ध के अंदर हार गया, इसके बाद में प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी इस हार से टूट गए थे और बीमार रहने लगे थे। 20 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के साथ में युद्ध में भारत की हार को स्वीकार कर लिया था। युद्ध शुरू होने से पहले तक उन्हें भरोसा था चीन उनका दोस्त है। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी में सर्वपल्ली गोपाल लिखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पंडित नेहरू के फैसलों पर सवाल उठाए थे। एक के बाद एक सरकार और कांग्रेस नेता दबी जुबान में चीन युद्ध के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते थे। नेहरू गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए करीब 1 साल तक कश्मीर में रहना पड़ा था। इस साल भर में भले ही शारीरिक रूप से ठीक हो गए, लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल टूट गए थे। मई 1964 को दिल्ली लौटे। 27 मई को जब बाथरूम से लौटे तो पीठ दर्द की शिकायत की। तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया गया। इतने में वे बेहोश हो चुके थे और 27 मई 1964 की दोपहर 2 बजे बेहोशी की हालत में ही दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो चुका था। नेहरू जी ने निधन से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी। हाँ, उन्होंने साफ लिख दिया था कि कोई भी कर्मकांड यानी 13वीं वगैरह नहीं की जाए। उन्होंने लिखा कि मैं पूरी गंभीरता से ऐलान करना चाहता हूं, मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार हो। अगर मैं विदेश में मरूं तो वहीं मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियां जरूर इलाहाबाद लाई जाए। इनमें से मुट्ठी भर तो गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और मैं चाहता हूं बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाया जाए। वहां से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां हमारे किसान मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री सीरीज का हमारा अगला एपिसोड में आप जानिए लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा। पंडित नेहरू जी के निधन के बाद मोरारजी देसाई का नाम पीएम पद के लिए सबसे ऊपर था, लेकिन कामराज के प्लान ने शास्त्री जी को कुर्सी तक कैसे पहुंचाया, जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारा पंडित नेहरू जी के ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिस हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है इसे दबाकर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आए
वो आपसे मिस नहीं हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।